This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी उम्र लगभग 11 साल थी। रात के लगभग 1:30 हो रहे थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ी घबराहट में उठकर बैठ गई, लेकिन सामने भाजी को देखा तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। नजर मिलते ही उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि जल्दी से बाहर आओ। मुझे लगा शायद भाजी मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहते हैं। मैं कमरे के बाहर गई। वहां से वह मुझे फैमिली लिविंग रूम में लेकर गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद कोई सरप्राइज होगा, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उन्होंने अचानक मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने मुझे पूरी तरह काबू में कर लिया। और फिर मेरे साथ वह सब हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर ऐसा मेरे साथ हजारों बार हुआ। ये रोज का एक रूटीन बन गया था। ये अल्फाज कनाडा में रहने वाली उस लड़की के हैं जिनके साथ 11 साल की उम्र में ही इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। हद तो यह थी कि ऐसा सिर्फ एक बहन के साथ नहीं, बल्कि तीनों बहनों के साथ हुआ। लेकिन तीनों ही एक दूसरे के दर्द से अनजान थीं। इनका दोषी वही लड़का था जिसे ये बहनें प्यार से भाजी यानी बड़ा भाई बुलाया करती थीं। 25 सालों तक उन्होंने अपना दर्द अपने दिल में दबा कर रखा, लेकिन एक तस्वीर ने उन्हें वह हौसला दिया जिससे उन्होंने सच को दुनिया के सामने रखा और अपने गुनहगार को अदालत तक ले आईं। यहाँ हम कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की पू सिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो आखिर पूनी सिस्टर्स की पूरी कहानी क्या है? इन बहनों के साथ हैवानियत करने वाला वास्तव में कौन था? वह सभी बहनें आखिर 25 सालों तक चुप क्यों रहीं? और फिर इन सब की पूरी कहानी दुनिया के सामने कैसे आई? और इनके गुनाहगारों को कोई सजा हुई या नहीं? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। इन बहनों की कहानी जब दुनिया के सामने आई तो न सिर्फ उस पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, बल्कि कनाडा को एक नया कानून भी बनाना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की पूनी सिस्टर्स की है। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जानना भी जरूरी है। पूनी सिस्टर्स के पिता का नाम गुरुदेव पूनी और मां का नाम नरेंद्र कौर पूनी था। यह दोनों ही भारत के पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में गुरुदेव पूनी का परिवार मूल रूप से खेती करता था। खेती के साथ साथ गुरुदेव पहलवानी भी किया करते थे। 1970 के दशक में बड़े पैमाने पर पंजाब से लोग बेहतर जीवन की तलाश में भारत के बाहर, खासकर कनाडा जाकर बस जाते थे। गुरुदेव पूनी भी पंजाब में रहते हुए काफी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी उतनी नहीं थी, इसलिए वह भी कनाडा आने का फैसला करते हैं। वह पहले से कनाडा में रहने वाले अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं और काफी प्रयास के बाद फाइनली 1973 में इन्हें कनाडा आने का वीजा मिल जाता है। कनाडा में यह लोग विलियम्स लेक बीसी इलाके को अपना ठिकाना बनाते हैं। यह वो जगह थी जहां पहले से ही काफी पंजाबी परिवार बसे हुए थे। जब यह परिवार कनाडा आया था तब इनकी 2 बेटियां थीं। तीसरी बेटी का जन्म कनाडा आने के बाद होता है। जब परिवार में तीसरी बेटी का जन्म होता है तो उनके पिता कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं और लगभग 3 सप्ताह के लिए घर से ही बाहर चले जाते हैं। हालांकि समय के साथ उनकी नाराजगी थोड़ी कम होती है और एक बार फिर से वह परिवार के साथ रहने लगते हैं। कुछ साल बाद परिवार में फाइनली एक बेटे का भी जन्म हो जाता है। इसका नाम जस्सी पूनी रखा जाता है। 1975 से 80 तक इंडियन कल्चर में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लोग जॉइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते थे। यही वजह थी कि जब यह परिवार कनाडा आता है तब भी लगभग 15 लोग एक ही घर में रहते हैं। इसके अलावा जब भी परिवार से यहाँ तक कि कोई दूर का रिश्तेदार भी कनाडा आता है तो उनका पहला ठिकाना यही घर होता था। हालांकि कुछ समय बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होती है तब यह लोग अपना एक अलग घर ले लेते हैं। यहाँ तीनों बहनें और एक भाई माता पिता के साथ रहने लगते हैं। हालांकि कुछ समय बाद इनका एक और करीबी रिश्तेदार भारत से कनाडा आता है और इस परिवार के साथ ही रहने लगता है। इस नए मेहमान का नाम मनजीत सिंह विर्क था। वह अक्टूबर 1980 में कनाडा आया था। मनजीत सिंह गुरुदेव सिंह की बहन का बेटा था, जिसे उन्होंने ही अपनी बहन के कहने पर कनाडा बुलाया था। गुरुदेव सिंह अपनी बेटियों से कहते हैं कि मनजीत तुम्हारा बड़ा भाई है, यह तुम लोगों का ख्याल रखेगा। तुम सभी बहनें इसकी बात मानोगी और इसे पूरी इज्जत भी दोगी। मनजीत को परिवार के बेसमेंट में रहने की जगह दे दी जाती है। तब मनजीत सिंह विर्क की उम्र 19 साल थी। 1980 में ही कुछ काम के सिलसिले में गुरुदेव सिंह को भारत आना पड़ता है। उनके साथ उनकी पत्नी भी आती हैं। वह अपनी बेटियों से कहते हैं कि हम लोग भारत जा रहे हैं। माता पिता के भारत जाने के बावजूद बहनें परेशान नहीं थीं, क्योंकि परिवार में उनका ध्यान रखने के लिए एक बड़ा भाई था।
इसके अलावा परिवार वालों ने एक करीबी रिश्तेदार की महिला को भी कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए बुला लिया था। माता पिता को भारत गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। परिवार की सबसे छोटी बेटी जीती पूनी अपने कमरे में सो रही थी, जबकि उनका कजन भाई मंजीत बेसमेंट वाले कमरे में सो रहा था। बगल के कमरे में उनकी आंटी सो रही थी। उस समय जीती पूनी की उम्र लगभग 11 साल थी। जब जीती पूनी गहरी नींद में सो रही थीं, तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके पैर हिलाकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। वह हड़बड़ाकर बैठ जाती हैं। सामने देखती हैं तो मंजीत विर्क खड़ा होता है। मंजीत को जीती पूनी प्यार से भाजी यानी बड़ा भाई बुलाया करती थी। जीती पूनी के उठते ही मंजीत उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और कमरे से बाहर आने को कहता है। जीती को लगता है कि शायद भाजी उन्हें कुछ बताना या दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। वहां से मंजीत उन्हें फैमिली लिविंग रूम में लेकर जाता है। अब तक जीती पूनी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मंजीत का इरादा ठीक नहीं है, इसलिए वह बिना किसी विरोध के उसके साथ चली जाती हैं। लेकिन कमरे में पहुंचते ही मंजीत उनका गलत तरीके से फायदा उठाता है और रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ देता है। उस समय जीती पूनी को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। वह इतनी डर जाती हैं कि किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं करती। डर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने बचपन से यही देखा था कि परिवार के बड़े जो करते हैं वही सही माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने उस दौर की कई फिल्में देखी थीं जिनमें अक्सर पीड़ित को ही दोषी ठहराया जाता था। समाज और रिश्तेदार भी अक्सर उसी को गलत मानते थे। इस वजह से जीती पूनी को लगने लगता है कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो लोग उन्हें ही दोष देंगे, इसलिए वह खामोश रह जाती हैं। इस खामोशी का फायदा उठाकर मंजीत अपनी हरकतों को एक आदत बना लेता है। अगले 5 सालों तक वह जीती पूनी के साथ बार बार गलत व्यवहार करता रहता है। कभी देर रात, कभी सुबह। अलग अलग समय पर वह उन्हें डराकर चुप रहने के लिए मजबूर करता है। उसने उन्हें धमकाया था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा और भारत भेज दिया जाएगा। इसी डर की वजह से वह चुप रहती हैं। यहाँ तक कि जब माता पिता भारत से वापस आ जाते हैं तब भी वह कुछ नहीं बता पाती और सब कुछ सहती रहती हैं। यह सिलसिला करीब 5 सालों तक चलता रहता है। हालांकि बाद में यह सब रुक जाता है, लेकिन उन 5 सालों का डर और सदमा उनके मन में गहराई तक बैठ जाता है। वह न तो किसी से खुलकर बात कर पाती हैं और न ही लोगों के साथ सहज महसूस कर पाती हैं। धीरे धीरे वह अपने बचपन को एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने लगती हैं। उनकी बाकी 2 बहनें भी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहती हैं। समय के साथ मंजीत भी 90 के दशक में इस परिवार से अलग होकर अपनी दुनिया में चला जाता है। इस बीच तीनों बहनों की शादी भी हो जाती है। एक बहन का तलाक हो जाता है, जबकि बाकी 2 बहनें अपने परिवार के साथ आगे बढ़ती हैं। समय गुजरता है और आता है साल 2006। एक दिन तीनों बहनों में से एक की नज़र मंजीत की एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें वह एक छोटी बच्ची को गोद में लिए बैठा होता है। उस तस्वीर को देखकर वह घबरा जाती है। उनका पुराना डर फिर से सामने आ जाता है। उन्हें लगता है कि शायद मंजीत अब भी किसी और बच्ची को नुकसान पहुंचा रहा होगा। तब वह फैसला करती हैं कि अब चुप नहीं रहना है। वह हिम्मत करके अपनी एक बहन से इस बारे में बात करती हैं। जैसे ही वह अपनी बात बताती हैं तो दूसरी बहन भी रोते हुए कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर जब दोनों तीसरी बहन से बात करती हैं तो वह भी रोते हुए वही सच्चाई बताती है। यह पहली बार था जब तीनों बहनों को पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक के साथ नहीं बल्कि तीनों के साथ हुआ था। तीनों को अलग अलग डराकर चुप कराया गया था, इसलिए उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। सच्चाई सामने आने के बाद तीनों बहनें बहुत रोती हैं और फिर तय करती हैं कि अब वह न्याय के लिए लड़ेंगी। सबसे पहले वह अपने माता पिता को सब कुछ बताने का फैसला करती हैं। माता पिता यह सुनकर टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। वह कहते हैं कि परिवार के बाकी लोगों को इकट्ठा करके इस बारे में बात करेंगे, लेकिन परिवार की इज्जत के डर से यह बात आगे नहीं बढ़ पाती। सबसे बड़ी वजह यह थी कि मंजीत विर्क उनके ही परिवार का सदस्य था, उनकी बहन का बेटा। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई होती तो मंजीत के जेल जाने का खतरा था और वह ऐसा कभी नहीं चाहते थे। इसके अलावा उन्हें डर था कि पंजाबी कम्युनिटी में उनका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चुप्पी साधने का फैसला किया। पूनी सिस्टर्स को अपने पिता की यह चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने खुद ही सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। इस बारे में वह अपनी करीबी कजिन सिस्टर राजेंद्र राणा से बात करती हैं। उनकी बात सुनकर राजेंद्र राणा भी बताती हैं कि मंजीत ने उसके साथ भी कई बार गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया था। यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि मंजीत एक आदतन अपराधी था, जो अपने ही रिश्तेदारों की छोटी बच्चियों को निशाना बना रहा था। जब इन बहनों को परिवार से कोई समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी यह लड़ाई आसान नहीं थी। साल 2007 में आखिरकार जीती पूनी और राजेंद्र राणा पुलिस के पास जाकर मंजीत सिंह विर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस उतनी तेजी से काम नहीं करती जितनी उम्मीद थी। पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घटनाएं 1980 से 85 के बीच हुई थीं
और शिकायत लगभग 26 साल बाद दर्ज की गई थी। इस वजह से ज्यादातर सबूत गवाही टेस्टिमोनियल एविडेंस पर ही आधारित थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर 2011 में पुलिस मंजीत सिंह विर्क के खिलाफ आरोप तय कर देती है, लेकिन इसके बाद भी ट्रायल तुरंत शुरू नहीं होता, बल्कि इसमें और 4 साल लग जाते हैं। यानी 2015 में जाकर इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। अगले कई सालों तक कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है। तीनों बहनों और उनकी कजिन राजेंद्र राणा के बयान कई बार दर्ज किए जाते हैं। आखिरकार 6 अप्रैल 2018 को ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैंडर्स इस मामले में अपना फैसला सुनाते हैं। कोर्ट मंजीत सिंह विर्क को बिना सहमति के संबंध बनाने और गलत आचरण का दोषी ठहराती है। यह फैसला जीती पूनी, सलक्षणा पूनी और उनकी कजिन राजेंद्र राणा से जुड़े मामलों में आता है। हालांकि कीरा पूनी से जुड़े आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते, इसलिए उस मामले में मंजीत को दोषी नहीं ठहराया जाता। फिर भी यह फैसला बहनों के लिए बहुत बड़ी जीत था, क्योंकि अदालत में यह साबित हो गया था कि मंजीत ने रिश्तों और भरोसे का गलत फायदा उठाया था। जो व्यक्ति अब तक दुनिया के सामने शरीफ बना घूम रहा था, वही अदालत में अपराधी साबित हो गया। अब बहनों को उम्मीद थी कि उनका दोषी जेल भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू भी होती है, लेकिन तभी मंजीत के वकील अदालत में एक अपील दाखिल करते हैं। वे कहते हैं कि कनाडा के कानून के अनुसार किसी भी आरोपी का ट्रायल 30 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो केस को आगे बढ़ाने पर रोक लग सकती है। जैसा कि पहले बताया गया था, इस मामले में 2011 में ही आरोप तय हो गए थे, लेकिन फैसला आते आते 2018 हो गया। यानी इस केस में करीब 7 साल यानी 84 महीने से भी ज्यादा समय लग चुका था, जबकि कानून के अनुसार यह सुनवाई सिर्फ 30 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए थी। बस इसी आधार पर मंजीत सिंह विर्क के वकील अदालत में अपील करते हैं कि इस मामले में आगे की सुनवाई रोक दी जाए। इस अपील पर सुनवाई होती है और अदालत ये मानती है कि इस मामले में सुनवाई में काफी देरी हुई है। यह देरी बचाव पक्ष की तरफ से जानबूझकर की गई देरी से ज्यादा सिस्टम की वजह से हुई थी। इसी आधार पर जून 2019 में अदालत स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स का आदेश दे देती है। इस आदेश के बाद मंजीत सिंह विर्क के दोषी होने के बावजूद उसे सजा नहीं दी जा पाती और मामला बिना सजा के ही बंद हो जाता है। भले ही मंजीत अदालत की सजा और जेल जाने से बच गया था, लेकिन दुनिया की नजरों में वह गुनहगार साबित हो चुका था। जो व्यक्ति रिश्तेदारों के बीच एक सज्जन इंसान बनकर घूम रहा था, वही कई लड़कियों का दोषी निकला। भले ही अदालत से उसे सजा नहीं मिली, लेकिन इस मामले ने पूरे कनाडा का ध्यान अपनी ओर खींचा। न्यूज़पेपर और मीडिया में इस केस को प्रमुखता से दिखाया गया। इसी बीच फिल्म मेकर्स ने इन बहनों की कहानी पर बिकॉज वी आर गर्ल्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। जीती पूनी ने अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए दी साइलेंट स्टोनिंग रिकवरिंग इनोसेंस आफ्टर चाइल्डहुड नाम की एक किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने अपने दर्द, चुप रहने की वजहों और परिवार की खामोशी के बारे में खुलकर बात की। इस केस के बाद कनाडा की न्याय प्रक्रिया की भी काफी आलोचना हुई। इसी कारण कनाडा की संसद में एक नया बिल लाया गया, जिसे C3 कहा गया। इसके तहत भविष्य के जजों के लिए असॉल्ट लॉ और सोशल कॉन्टेक्स्ट की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, ताकि आगे चलकर कोई भी अपराधी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बच न सके। हालांकि मंजीत इस मामले में जेल जाने से बच गया था, लेकिन सच सामने आने के बाद कुछ और लड़कियां भी हिम्मत करके सामने आईं। उसके खिलाफ नए केस दर्ज किए गए। इन्हीं में से एक केस जो अल्बर्टा में था, उसमें 2022 में मंजीत को दोषी ठहराया गया और 2023 में उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे कानूनी तौर पर अपराधी भी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।